हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली इसका एक या दो टाइप में आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले तो बच्चों बात आती है कि सेंटर ऑफ मास है क्या, ठीक है ना। क्या हो सकता है सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों, देखिए, मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है ना। और इसका पूरा का पूरा मास कहाँ है, किसी एक सेंटर पर लाई कर रहा होगा। वो सेंटर कौन सा है, कैसे पता चलेगा हमें कि इसका पूरा बॉडी का मास किस सेंटर पर लाई कर रहा है। अगर प्यारे बच्चों मैं इसको यहां से पकड़ू, देखो तो ये बैलेंस हो पा रही है, इस पॉइंट से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बैलेंस यहां से करूंगा तो इधर गिर जाएगी, इधर से करूंगा इधर गिर जाएगी, ठीक। ये एक ऐसा पॉइंट है इसका यहां, जहां से देखो अभी भी नहीं मिल रहा। कहाँ वो, पहले तो हो गया था आसानी से, हाँ ये रहा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका टोटल मास एक्ट कर रहा है, या कह सकते हैं टोटल मास कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो बच्चों चलिए, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। अ पॉइंट इन द बॉडी, या इन द बॉडी के बजाय सिस्टम भी कह सकते हैं, इन अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टोटल मास of this body is concentrated, is known as, is said, is known as center of mass of this body। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इज सेड टू बी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, या इतना लिख दो, इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, ठीक। जैसे कि अभी आपने देखा, यहां हमारे पास कोई एक ये नोक है, ठीक। यहां कोई एक इस तरह से लकड़ी का कोई फट्टा है, रोड है कोई, जो इस पॉइंट पर अटकी हुई है। बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट पर रखी हुई है। और बच्चों ये इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस बॉडी। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस बॉडी। तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, एंड हैंस इट विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, ठीक है ना। अब यहां तो हमने इसे बड़े आसानी से देख लिया कि सेंटर ऑफ मास क्या है क्या नहीं है। बच्चों अगर हम डायमेंशंस में जाएं, कितने डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम कैसे पता करें कि ओरिजिन से इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, ये कहाँ लाई कर रहा है। वो एक टिपिकल टास्क हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ सेंटर ऑफ मास बच्चों सिर्फ डिस्क्रेट बॉडी के लिए नहीं, कंटिन्यूअस मास के लिए भी फाइंड करना है, डिस्क्रेट बॉडी के लिए भी फाइंड करना है। तो ये सभी चीज़ें कोई एक आसान बात नहीं है। इसके लिए प्यारे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। पहले हम 2 बॉडी सिस्टम मास फाइंड करेंगे, फिर 3 बॉडी सिस्टम मास फाइंड करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे
देखो, पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रीट बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, ये क्या चीज है। ठीक है ना बच्चों, आपने देखा होगा, मान लीजिए ये कोई मास है m1 और एक ये मास है कोई m2, ठीक है ना, थर्ड मास है ये m3 और ये कनेक्टेड है आपस में इस तरह से। बात समझ रहे हो, ये कनेक्टेड है इस तरह से और ऐसे कनेक्ट है कि ये जो मैं लाइन दे रहा हूं ना, इसका मास नेग्लेक्ट मान के चल रहा हूं कि इसमें कोई मास नहीं है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूअस बॉडी की। कंटिन्यूअस बॉडी क्या है प्यारे बच्चों, कोई सॉलिड बॉल ले लो, ठोस बॉल, सॉलिड बॉल, और मान लो इस पे जो चारों तरफ मास फैला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ मास फैला हुआ है, ठीक। तो यहां तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके तीन कॉर्नर पर मास है, लेकिन ये किस तरह से बनी हुई होगी, ये छोटे छोटे मास को आपस में मिला करके, पहले यहां थोड़ा सा मास होगा उसे मिलाया होगा, फिर इसके पास वाला जोड़ो, फिर इसके पास वाला जोड़ो, इसी तरह से इसके अंदर 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 चारों तरफ का मास हमें काउंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का जो बॉडी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, और इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। यहां डिस्क्रीट मास सिस्टम लिख लो और इसको कंटिन्यूअस मास सिस्टम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ कि आखिर सेंटर ऑफ मास क्या चीज होता है और हमें किस तरह से फाइंड करना है। अभी जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, ठीक है ना। और डिस्क्रीट मास सिस्टम में भी मैं बात करूंगा टू बॉडी मास सिस्टम की, ठीक। तो चलिए चलते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। क्लियर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां एक मास ये रखा हुआ है m1, दूसरा मास ये रखा हुआ है m2, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और कोई ऐसे तार या ऐसी बॉडी से कनेक्टेड है जिसका मास मैं 0 मान के चल रहा हूं। क्लियर है। इस वाली बॉडी का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो कितना मान के चल रहा हूं, r1, और इस वाली बॉडी का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर मान के मैं चल रहा हूं कितना, r2, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, ये मास सिस्टम जो है कितने कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट में। तो यहां इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस मास के, x, y और z। इसके भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहां इसको मानना पड़ेगा x1, y1, z1, और इसको x2, y2 और z2, ठीक। तो यहां प्यारे बच्चों इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर इस बॉडी को मैं कहीं रखूं तो इसे कहां से कंट्रोल कर पाऊंगा, अगर ये दोनों मास बराबर है तो बीच से कंट्रोल कर पाऊंगा, है ना। अगर ये वाला मास ज्यादा है तो यहां ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर खिसका हुआ होगा, बात सही है। अगर ये वाला मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसका हुआ होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरे यहां पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर है। कहां है, इस पॉइंट पर, ठीक। और ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये मैं मान के चल रहा हूं RCM। क्या मान के चल रहा हूं, RCM।
मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल डायरेक्ट याद रखनी है अब ये बात जो मैं बोलूंगा। यहाँ प्यारे बच्चों आर सी एम हो जाएगा, यहाँ आर सी एम हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास सेंटर ऑफ मास के? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से ही हम एक्सियम एंड hence we can find axiom, YCM and ZCM। ठीक है ना। अगर हम बात करें XCM की तो वो कितना होगा यहाँ m1 x1 प्लस वेक्टर क्वांटिटी है m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से ही अगर हम बात करें YCM की तो वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हम बात करें ZCM की तो होगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तीन कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें यहाँ, ठीक है ना। एक एक्सियम, दूसरा वाईसीएम और थर्ड जेडसीएम। बात समझ में आ रही है? ये बच्चों याद करना। एक ये बना, एक इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है ना। ये लिख लो आप अच्छे से। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, फिर कुछ और बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन। कहां है सेंटर ऑफ मास? अगर ओरिजिन पर है, मतलब इसको यहां से उठाया और यहां लेकर के आ गए। बात समझ में आ रही है? इसको यहां से उठाया और यहां लेकर के आ गए। ये सेंटर ऑफ मास कहां है? इस ओरिजिन पर। तो हमारे पास आर सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, जब इस पॉइंट को यहां उठा करके लेकर के आऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक ये मास और ये आर सी एम। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होंगे यहाँ? 0 0 और 0 0 0। अगर मैं आर सी एम लिखूं तो वो आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और फाइनली कितना होगा? ये 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास आर सी एम की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो कितनी होगी? वो होगी 0। बात क्लियर है? वो कितनी होगी? 0। और हमें पता है आर सी एम क्या था? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, और वो किसके इक्वल था? 0 के। तो यहाँ से m1 r1 प्लस m2 r2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अगर हम माइनस को नेग्लेक्ट करें यहाँ तो m1 r1 विल बी इज इक्वल टू m2 r2, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? m1 r1 विल बी इज इक्वल टू m2 r2। अब देखो यहां अभी हमने कितनी बॉडी की बात करी? 2 बॉडी की। अब हम बात करेंगे 3 बॉडी सिस्टम, ठीक है।
इसको क्लीन कर देते हैं। 3 बॉडी सिस्टम में क्या होगा, अपने पास एक बॉडी तो मान लीजिए ये है, सेकंड बॉडी ये, और थर्ड बॉडी प्यारे बच्चों हमने ये मान लीजिए M1 M3, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा R1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा R2, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा अपने पास R3। ठीक है ना। इससे पहले एक बच्चों छोटी सी बात और है, वो बिल्कुल ध्यान में रखें। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक अभी 2 बॉडी की ही बात कर रहा हूं, 3 बॉडी नहीं। एक छोटी सी चीज मिस हो गई थी, उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है M1 और दूसरी बॉडी है M2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है L। कितनी है डिस्टेंस L। अब मान लीजिए M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर M2 M1 से बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, M2 की तरफ, है ना, मतलब इस पॉइंट पे कहीं लाई करेगा। और मान लीजिए इसकी M1 की सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है, मैं इसको मान लेता हूं COM। इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी R1, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से R2। ठीक है ना। अगर हम बात करें, यहाँ डायरेक्ट याद रखनी है ये बातें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट JEE में, और सिंपली आपके बोर्ड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो R1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी, इसको हम निकाल भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी M2 इंटू L अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से ही R2 की जो वैल्यू होगी वो होगी M1 इंटू L अपॉन M1 प्लस M2। मतलब अगर हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, इट मींस सेंटर ऑफ मास की M1 मास से डिस्टेंस कितनी है, तो वो ये आई, और R2 की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी M1 इंटू L M1 प्लस M2। ठीक, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 कितना हो जाएगा M2 इंटू L अपॉन M1 प्लस M2, और R2 कितना होगा M1 इंटू L अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे कंप्लीट करें, फिर इसके बाद इस पे चलते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अगर हम 3 बॉडी सिस्टम की बात करेंगे तो इनका भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा, होना चाहिए। अब वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, सेम दोबारा फिर उसी तरह से ही चलेंगे। यहां मान लीजिए R CM क्या है, सेंटर ऑफ मास है इन तीनों बॉडी का, तो ये हो जाएगा अपने पास M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड हेंस XCM कितना होगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली YCM M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3, और ये कितना हो जाएगा अपने पास
M1 प्लस M2 प्लस M3 और ZCM कितना होगा M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 प्यारे बच्चों, और इसको भाग करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 से। क्लियर है ना? ये हमारे पास 3 बॉडी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस आ जाती हैं। तो चलिए मेरे बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां क्या है, एन पार्टिकल। देखो यहां मैंने 3 बॉडी 2 बॉडी ऐसे लिखा हुआ था, है ना? मैं अब एन, या तो आप एन बॉडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर हम यहां लिख सकते हैं एन पार्टिकल, एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है ना? बॉडी भी हो सकता है बच्चों, पार्टिकल भी हो सकता है कि एन पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है ना? कुछ भी आप लिखो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस कि क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास और हम कैसे फाइंड करते हैं। ये तो बहुत सिंपल बातें चल रही हैं। आगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, उसकी भी बात करेंगे धीरे धीरे। आज कंप्लीट कोशिश करेंगे कि ये और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंप्लीट हो पाए। ठीक है ना? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया, एक्सियम, वाईसीएम और जेडसीएम। अब मान लो हमारे पास क्या है, एन पार्टिकल सिस्टम। एन पार्टिकल सिस्टम मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही अप टू एन तक। इसका मास m1 m2 m3 और m1। अगर हम m1 की डिस्टेंस देखें, r1 m2 की, r2 m3 की, r3 और mn की कितनी, rn। ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है? अब यहां से अगर हम बात करें एन पार्टिकल सिस्टम की, तो प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं, आर सी एम होगा इनका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन